हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। यह सीरीज़ आनंद मासिक पत्रिका के 35वें डिक्टेशन की जो सीरीज़ चल रही है उसी का 5वां डिक्टेशन है। इसके पहले वाले डिक्टेशंस अगर आपने नहीं किए हैं तो सबसे पहले जाकर उनको कर लीजिए, उसके बाद इसको करना है। इसी क्रम में क्योंकि 2024 में एसएससी में ग्रेड डी में जो डिक्टेशन बोला गया था वो इसी सीरीज़ से बोला गया था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज़ चलाई जा रही है। इसकी पीडीएफ अलग से चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको हमारा डिक्टेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले डिक्टेशन आपको मिलते रहें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। मानव जीवन में अध्ययन का बहुत महत्व है। अपने मस्तिष्क का विकास करने, बुद्धि विकासन करने और परिणाम स्वरूप जीवन को सुखी बनाने के लिए अध्ययन रामबाण औषधि है। विद्यार्थी जीवन की तो यह आधारशिला ही है, किंतु जैसा कि बर्नार्ड शॉ ने कहा है, आज पढ़ना सब जानते हैं लेकिन क्या पढ़ना चाहिए यह कोई नहीं जानता। आज की परिस्थिति को देखते हुए यह भी कहा जा सकता है कि किस प्रकार पढ़ना चाहिए यह कोई कोई ही जानता है। यही कारण है कि आज रटने और पढ़ने में कोई अंतर नहीं है। आज अध्ययन विधि को सीखने की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रत्येक पुस्तक का अध्ययन कम से कम 2 रूपों में अवश्य करो, सरसरी तौर पर और ध्यानपूर्वक। सर्वप्रथम पुस्तक को सरसरी तौर पर पढ़ो ताकि उसके संबंध में तुम्हारी सामान्य जानकारी बन सके। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण और नवीन अंशों को रेखांकित करना, सिद्धांत और दृष्टांत निर्णय करना, पुस्तक और रचयिता आदि का सामान्य परिचय प्राप्त कर लेना भी आवश्यक है। ध्यानपूर्वक पढ़ने में विषय विस्तार, महानता और व्यापकता, नवीन तथ्य और मनन सम्मिलित हैं। इसके साथ ही साथ कक्षा में जाने से पूर्व उस दिन के संभावित पाठ का भी अध्ययन कर लो। क्लिष्ट और शंकाप्रद स्थलों को रेखांकित कर लो और विषयाध्यापक से विचार विनिमय करके उसे ठीक प्रकार से समझ लो। कक्षा में अध्यापन गति प्रायः धीमी और विस्तृत होती है। इससे आपको यह लाभ भी होगा कि जितने समय में कक्षा में एक पाठ पढ़ाया जाता है उतने समय में आप स्वयं उस पाठ को कई बार पढ़ चुकेंगे। इस प्रकार आपका गठित पाठ अधिक पक्का हो जाएगा। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में संपूर्ण अध्ययन का मूल उद्देश्य परीक्षा उत्तीर्ण करना माना जाता है। इस संबंध में चाहे कितना भी मतभेद हो, फिर भी परीक्षा की महत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रायः विद्यार्थी अध्ययन करने में इस बात को भूल जाता है। वास्तव में अध्ययन करने के प्रारंभ से लेकर अंत तक आपको परीक्षा को अपने सामने रखना है। पुराने प्रश्न पत्र देखकर संभावित प्रश्नावलियों को तैयार करके अध्यापकों से परीक्षा संबंधी प्रश्नोत्तर करके आप परीक्षा के लिए पूर्ण तैयारी अधिक सुचारू रूप से कर सकते हैं। प्रायः विद्यार्थी अनेक मानसिक और सांसारिक बाधाओं के कारण घबरा जाते हैं अथवा आत्मविश्वास खो बैठते हैं। आप मन में धारणा बनाओ कि आप सर्वथा योग्य हैं।
जीवन के लिए आवश्यक भोज्य पदार्थों तथा जन उपभोग की अन्य वस्तुओं की महंगाई का एक नया दौर आया हुआ है। कई आवश्यक वस्तुओं के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। कोई वस्तु आज जिस मूल्य से मिलती है, अगले दिन उस मूल्य पर नहीं मिल सकती। मनुष्य का स्वभाव है कि वह अपने जीवन में थोड़ी सी उन्नति पाकर संतुष्ट नहीं होता, थोड़ा पाकर चुप नहीं रहा जाता। वह लोभ में अधिकाधिक पाने की कामना से प्रेरित हो और भी उन्नति करना चाहता है और भी पाना चाहता है। कभी कभी व्यक्ति थोड़ी धन संपत्ति से संतुष्ट नहीं होता और अधिक प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, लेकिन बहुधा इस प्रयास में असफल भी होता है। इतना ही नहीं, उस बहुत को पाने के चक्कर में जो अपने पास है उसे भी खो देता है। क्रोध का अर्थ गुस्सा अथवा कोप होता है। यह एक मनोविकार है जो किसी अनुचित कार्य, अपकार्य आदि से अथवा उनकी संभावना एवं आशंका से उत्पन्न होता है और अन्य व्यक्ति को अपकार की प्रेरणा प्रदान करता है। क्रोध वस्तुतः मन की एक विकासपूर्ण अवस्था है जो शरीर पर एवं स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। कौन नहीं जानता है कि क्रोधी व्यक्ति प्रायः चिड़चिड़े स्वभाव वाले, क्षीण, दुर्बल, रोगग्रस्त व्यक्ति होते हैं। हम यह कह सकते हैं कि क्रोध एक रोगकारक मनोविकार है। क्रोध एक ऐसा मनोविकार है जिसे हम लोक व्यवहार की भाषा में एक रोग या मन की बीमारी भी कह सकते हैं। क्रोध के वशीभूत व्यक्ति पागल की भांति अपना विवेक खो देता है और चाहे कुछ कह बैठता है अथवा कर गुजरता है। पागलपन एक ऐसा रोग है जो ठीक होने में समय लेता है। क्रोध का आवेग अपेक्षाकृत कम अवधि तक रहता है। समझाने बुझाने से, विवेक जागृत होने से, परिवेश एवं वातावरण बदल देने तथा कभी कभी तत्काल पानी पी लेने अथवा भोजन कर लेने से क्रोध शांत हो जाता है। अतएव क्रोध को हम अल्पकालिक या क्षणिक पागलपन कहेंगे। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है। प्रकृति नित्य ही सुंदर पुष्पों से अपना सौंदर्य सजाती है। यदि एक फूल खिलता है और वह दूसरे दिन मुरझा जाता है तो वृक्ष की डालियां उसे गिरा देती हैं और उस स्थान पर दूसरे नए पुष्प विकसित होते हैं। प्रकृति नित्य ही नूतनता धारण करती है। सौंदर्य वही है जो हर क्षण नवीन रूप धारण करता है। प्रकृति के इस कार्य का अर्थ है परिवर्तन। मानव जीवन भी परिवर्तनशील है। मानव नित्य ही नवीन विचारों से ओतप्रोत रहता है। उसकी पुरानी मान्यताएं एवं विचार नष्ट होते जाते हैं और उन स्थानों पर नए विचार विकसित होते हैं। जीवन में यदि कोई परिवर्तन ना हो तो वह उत्साहपूर्ण एवं आकर्षणपूर्ण ना हो। मनुष्य के जीवन में भी दुख का प्रवेश होता है, लेकिन उससे विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुख के बाद सुख का ही प्रवेश होता है। जीवन सुख दुख दोनों से ही भरा है। चीन द्वारा जारी आंकड़ों का यह दर्शाना कि उसका व्यापार अधिशेष पहली बार 10 खरब डॉलर के पास पहुंच गया है, सिर्फ इसलिए उल्लेखनीय नहीं है कि विश्व
इतिहास में ऐसा करने वाला वह पहला देश बना है, बल्कि इसलिए भी है कि चीन ने यह उपलब्धि तब हासिल की है जब अमेरिका की टैरिफ नीति की वजह से चीन समेत पूरी दुनिया व्यापार युद्ध की स्थितियों से जूझ रही है और वैश्विक मंदी की आशंकाएं भी छाई हुई हैं। आंकड़ों के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा चीन पर लगाए गए टैरिफ के कारण अमेरिका को होने वाले चीन के निर्यात का लगभग पांचवा हिस्सा कम हो गया है। इसके बावजूद पिछले 11 महीनों में चीन के व्यापार अधिशेष ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। दरअसल चीन ने एक और तो अमेरिकी सोयाबीन और दूसरे उत्पादों की अपनी खरीद कम की है, तो दूसरी तरफ उसने अन्य देशों को अपनी बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि की। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।